वक्फ तरमीमी बिल या वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये वो शब्द है जो इन दिनों भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में ये बिल बहुमत के साथ अब पास भी हो गया है। अब महज राष्ट्रपति का मोहर लगना बाकी है। इस बिल के पास होने से मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा और एक रोष देखा जा रहा है। आज बाद नमाज जुमा भी कई जगह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके खिलाफ प्रदर्शन होते हुए दिख रहे हैं। जब यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू इस बिल को पेश कर रहे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि ये बिल मुसलमानों की उन्नति के लिए है। जब ये बिल मुसलमानों की उन्नति के लिए है तो फिर मुस्लिम समुदाय इस बिल के खिलाफ क्यों है? इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे बीच जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व सचिव रियाज शरीफ साहब हमारे बीच मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है इसमें ऐसा क्या है जो मुसलमान समुदाय के लोग इससे गुस्सा है, इससे नाराज दिख रहे हैं। जी स्वागत है सर आपका आजाद रिपोर्टर में। बहुत शुक्रिया अंसार साहब। पहला सवाल, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो हो रहा है ये पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कई बार हुए हैं, लेकिन ये 2024 अमेंडमेंट से इतनी परेशानी मुसलमानों को क्यों? देखिए, परेशानी की वजह क्यों? पहली बात ये है कि इस सरकार ने अब तक जो काम किए हैं वो यही किया है कि शहरों के नाम बदले, कभी स्टेशन के नाम बदले, कभी सरकारी स्कीमों के नाम बदले गए। अब वक्फ बोर्ड का भी नाम बदल कर कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे मुसलमानों को इनसिक्योरिटी फील हो रही है। वो क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये बता दूं कि पहले वक्फ में 4 लेटर अंग्रेजी के है, WAQF वक्फ थे, लेकिन अब जो है ये जाना जाएगा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एंड इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये अब वक्फ बोर्ड का नाम आप समझ लीजिए कि कहलाएगा। अब वक्फ क्या है? मुस्लिम समुदाय के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति से अपनी कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी वो डोनेट करे अल्लाह को, भगवान को, और उसकी ये मंशा हो कि इसमें या तो मस्जिद बने या मदरसा बने जहाँ बच्चे पढ़े, यतीम खाना बने, स्कूल्स बने, या तालाब बनवाए जाए, या सड़कें बने मेरी ज़मीनों पर। क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में नमाज, ज़कात, हज करना, ये सारी चीज़ें इबादत है, उसी तरह वक्फ भी जो है वो एक इबादत है मुसलमानों के लिए। ये मुसलमानों की धारणा है, ये मानना है कि जब कोई शख्स अपनी निजी संपत्ति को दान के तौर पर वक्फ करता है अल्लाह को, तो उसका अज्र, उसका पुण्य जो है उसे मिलता है। तो ये प्योरली मुसलमानों का अपना धार्मिक इंटरनल मामला है। अब आपने सही कहा कि इससे पहले बहुत सारे चेंजेस और अमेंडमेंट्स होते आए पूर्व की सरकारों में, और मुसलमानों में कभी इतना ऑब्जेक्शन नहीं रहा जितना अब है। वो इसलिए है क्योंकि इस सरकार की आप मंशा देखेंगे जो अभी प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो मामला ट्रिपल तलाक का हो या कॉमन सिविल कोड की बात हो, इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से वो हमारे इंटरनल रिलीजियस इश्यूज को छेड़छाड़ करना चाहते हैं। क्योंकि वक्फ जो है कम्प्लीटली प्योरली मुसलमानों का अपना रिलीजियस मामला है, इंटरनल मामला है। और मैंने बता दिया कि वक्फ क्या है, वक्फ कौन करता है और वक्फ कौन कर सकता है। वक्फ वही कर सकता है जो पहले जिसके पास वो मिल्कियत हो, जब वो उस चीज़ का मालिक हो तभी वो वक्फ कर सकता है। लोगों को भ्रम फैलाया जाता है कि जहाँ वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात ये है कि कोई भी शख्स, मैं उसी चीज़ को वक्फ कर सकता हूँ जो चीज़ मेरी हो, मेरी मिल्कियत हो। बिल्कुल। मैं आपकी चीज़ को, आपके मकान को मैं वक्फ नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं क्योंकि उसके मालिक आप हैं। तो ये चीज़ तो कम्प्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है मीडिया के ज़रिया से भी कि वक्फ बोर्ड कहीं अगर क्लेम कर देता है तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो मेजर चेंजेस लाए गए हैं, अभी जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पिछले 2 दिनों में पास हुआ है, अब वो राष्ट्रपति के पास जाना है और वो एक कानून की शक्ल लेगा, जिस पे मुसलमानों का जो सबसे ज़्यादा ऐतराज़ है वो है वक्फ बाय यूज़र। वक्फ बाय यूज़र उसे कहा जाता है क्योंकि जब इस्लाम आया इस दुनिया में और उसके वो कवानीन आए कुरान और हदीस की रोशनी में, नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है, हज करने का क्या तरीक़ा है, ज़कात किस पर फ़र्ज़ है, वक्फ कैसे किया जाए, किसको किया जाए, जो उसके सारी चीज़ें हैं। तो हर मुल्क में, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती आई। मुसलमानों में की एक बड़ी एक पीरियड गुज़रा है, मुस्लिम हुक्मरान यहाँ हुए,
उन्होंने अपनी जायदादों को वक्फ किया, कई बीघा, कई एकड़, कई गांव। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो ओरल वक्फ है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ अभी इस एरा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मस्जिदें हैं 200, 250, 300, 400 सालों से वहाँ मस्जिदें हैं, लोग बतौर मस्जिद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ईदगाहों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कब्रस्तानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो वक्फ बाय यूजर के कैटेगरी में है। अब सपोज मैं कोई जमीन वक्फ करता हूँ, वक्फ बोर्ड के अंदर वो जाता है, वो अगर उसमें मस्जिदें बनाई जा रही है या कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, तो इससे पहले वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो इसमें गलती किसकी है कि रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया गया? देखिए, जो वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो थोड़ी कठिन भी है, और कुछ लापरवाही मैं कहूँगा कि मुस्लिम समुदाय की भी रही है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को सुनिश्चित तरीके से वक्फ बोर्ड में निबंधन उसका नहीं कराया, उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया, और ना लोगों के जहनों में ये था। ओरल वक्फ का कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है, ज़बानी वक्फ। भाई मेरे दादा थे, वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने गांव की ज़मीन 10 डिसमिल जो है मस्जिद के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने मोहल्ले के लोगों को, गांव के लोगों को कह दिया कि ये ज़मीन जो है मस्जिद के लिए वक्फ रहेगी। तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि कभी इसका भी प्रमाण देना होगा कि ये ज़मीन जो है हमारी ही है और हमने वक्फ किया है इसको। तो अब ये नई नई चीज़ें जो है निकल के आ रही है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें बीच में रोकूंगा, इससे एक जहन में एक बात आई, एक स्टेटमेंट सुना मैंने अमित शाह का। अब वो कह रहे थे अभी लोकसभा में कि जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रजिस्टर्ड नहीं, तो क्या लगता है अब सरकारी शिकंजा लगने वाला है उस सारे प्रॉपर्टी में? ये स्टेटमेंट आपने दिया तो मैं भी एक स्टेटमेंट आपको याद दिला दूं। एक कानून इस मुल्क में वर्शिप एक्ट का भी है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बिल्कुल बिल्कुल है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्या ये आज़ादी से पहले नहीं था? बाबरी मस्जिद का जब मामला आया, क्या बात हुई कि जो जिस धर्म के अदारे हैं, मंदिरें, मस्जिद, चर्चेज, गुरुद्वारे हो, जस के तस रहेगा वो एज इट इज वही रहेंगे, उनका नेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन आप अभी देख लीजिए यूपी में क्या हो रहा है, मथुरा में क्या हो रहा है, काशी में क्या हो रहा है, संभल में क्या हो रहा है, आसाम आपने देख लिया। तो हम किस तरह से यकीन कर लें? आपकी मंशा वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, बचाना नहीं, उसको बर्बाद करना है। वो इसलिए क्योंकि आपने करप्शन का दरवाजा खोल दिया है। आपने ये कहा है, इस बिल में एक और एक चीज ये भी है कि किसी वक्फ की प्रॉपर्टी में अगर 12 साल या उससे ज्यादा से कोई अगर ऑक्यूपाइड है, रह रहा है, और वो क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, टाइटल सूट फाइल कर सकता है वो। जबकि वक्फ के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। वक्फ का नेचर कभी नहीं बदल सकता ता कयामत। अगर कोई चीज वक्फ कर दी गई है, अगर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने अगर कोई चीज वक्फ कर दी, तो उनके वंशज होने के नाते मैं कभी क्लेम नहीं कर सकता कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन आपने यहाँ दे दिया मौका करप्शन का कि आप टाइटल सूट के लिए जा सकते हैं। किस तरह से जा सकते हैं? वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ की प्रॉपर्टी में कभी सेल डीड नहीं बन सकता, कभी वो सेल परचेज का एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कंप्लीटली एब्सोल्यूट अल्लाह ताला की है। और वहाँ जो भी कमेटी होती है वो जस्ट एक केयरटेकर की तरह होती है, उसकी निगरानी करती है, उसका मेंटेनेंस देख रेख करती है। उसको खरीद फरोख्त करने का वक्फ की प्रॉपर्टी को किसी को इख्तियार ही नहीं है, किसी को हक नहीं है, कानून में कहीं नहीं दिया गया, ताकि वो उस प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन हो। लेकिन आपने वहां एक चोर दरवाजा खोल दिया है। उसके अलावा कभी भी वक्फ के जो भी विवाद हुआ करता था, कभी किसी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है, तो उसके लिए हर स्टेट में वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 सदस्यीय बेंच हुआ करता था पहले के कानून में जो है। अब क्या है मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेशन जज उसके एक सदस्य होते थे, ब्यूरोक्रेट से एक रिप्रेजेंटेशन होता था, और वक्फ एक्सपर्ट एक उसमें होते थे 3 सदस्य के 2 पक्ष गया, और वक्फ की प्रॉपर्टी में कोई अगर डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो वहां जाके उसको सुलझाए, और उस वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला होता था। आपने उस वक्फ ट्रिब्यूनल को कमजोर कर दिया, उस 3 सदस्यीय टीम को आपने 2 सदस्यीय बेंच बना दिया। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, आपने ये कह दिया कि विद इन 90 डेज आप इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। अब कोर्ट, आप देख रहे हैं कि कोर्ट पे ऑलरेडी कितना बर्डन है केसेस का, आप नया केसेस का बर्डन और दे रहे। ऐसा नहीं कि वक्फ ट्रिब्यूनल पर्टिकुलर वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए ही वक्फ ट्रिब्यूनल है। मोर देन 80 ट्रिब्यूनल्स डिफरेंट इश्यूज के लिए ऑल ओवर इंडिया में है। उसके बाद आपने कहा कि हम जो है इससे मुसलमानों का उत्थान चाहते हैं, भला चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। एक वर्ड यूज किया जा रहा है कि गरीब मुसलमानों की उन्नति के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए।
तो आपके पास लगता है कि फंड में पैसे भी नहीं है कि मुसलमानों की दान की हुई चीज़ों को आप उसको बेच कर उसका रेवेन्यू कलेक्ट करके आप मुसलमानों का भला और विकास करना चाहते हैं। सरकार के पास क्या कोई पॉलिसी नहीं है या सरकार के पास फंड नहीं है? ये तो मुसलमानों की एब्सोल्यूट दान की हुई चीज़ें हैं, ये हमारी निजी संपत्ति है। मुसलमान उसको अपने हिसाब से उसका मैनेजमेंट देख-रेख कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि किरण रिजिजू को हमने सुना इससे पहले लोकसभा में कहते हुए कि वक्फ बोर्ड पर भूमाफियाओं का कब्ज़ा है। बिल्कुल, ये बात बहुत सारे लोगों का भी कहना है कि सेंट्रल उनसे छुड़ाने के जी, लिए जी, ये जी। अमेंडमेंट्स तो किए मैं जा रहे हैं। बड़े इससे उनसे सवाल पूछना चाहूँगा किरण रिजिजू जी से कि सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल वक्फ काउंसिल आपकी सरकार के अधीन आती है। पूरे इंडिया में कई स्टेट्स में आपकी सरकारें हैं। उस सरकार के अधीन स्टेट वक्फ बोर्ड आता है। स्टेट वक्फ बोर्ड में कौन लोग होते हैं? जितनी प्रॉपर्टीज मैनेज की जाती है वो स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के माध्यम से होती है। ये सारी तो सरकार के अधीन है। कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो उसको नहीं चला रहा है। तो सवाल तो मुसलमानों को पूछना चाहिए कि प्रॉपर्टी हमारी उसको रन और मैनेज आप कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के जरिए उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसका जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है इतने सालों का? आज तक मुसलमानों ने नहीं पूछा। आप वहाँ उसका जो चेयरमैन होगा वो राजमंत्री का दर्जा होता है स्टेट में। सेंट्रल में जो वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का होता है। जो सरकार अपॉइंट करती है मुसलमान नहीं अपॉइंट करता है। उसका जो सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्टेट में जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ब्यूरोक्रेट्स होगा, सिविल अफसर होगा, वो सरकार अपॉइंट करती है, मुसलमान नहीं अपॉइंट करता। उसमें एक मुस्लिम एमपी, 2 मुस्लिम विधायक, 2 इस्लामिक विद्वान, ये सारे जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ये सरकार के द्वारा है। तो कंप्लीटली तो मेरी जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो स्टेट वक्फ बोर्ड रन और मैनेज करता है। तो हम लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि ये इसकी बदहाली ऐसी क्यों? मुसलमान तो नहीं चला रहा था, मुसलमानों के पास तो कोई टेंडर नहीं था वक्फ बोर्ड को चलाने का। ये चला तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट थी, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हुकूमत हो। तो जवाब तो इनको देना चाहिए कि इतनी बदहाली क्यों हुई वक्फ की प्रॉपर्टीज की, और इससे रेवेन्यू जो आया वो कहाँ गया, आपने कहाँ खर्च किया? इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। और स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष में जो बैठे हुए इस वक्त लोकसभा में, उन्होंने कहा कि मस्जिदों पर, इबादत गाहों पर सरकार का शिकंजा कसने वाला है। ये इस बात पे कितना दम है? क्या एक रनिंग मस्जिद और रनिंग मदरसे या रनिंग कब्रिस्तान में सरकार का शिकंजा किस वक्त कैसे होने वाला है? क्या इस बात में सच्चाई है जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर ये अमेंडमेंट, ये बिल कानून में बदल जाएगा तो मस्जिदों पर सरकारी शिकंजा लगने वाला है? अगर वो कह रहे हैं, मैं भी उस बात को जस्टिफाई करता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने आसाम देखा, आसाम में भाजपा की हुकूमत है। हमने यूपी देखा, आप जहाँ 50-50, 100-100 साल की मस्जिदों को आप तोड़ रहे हैं बुलडोज़र से। क्या कानून किसी एक खास विशेष धर्म के लोगों के लिए ही है? अभी एक बात आई, जैसे ईद का वक़्त आया कि मुसलमान सड़कों पे नमाज़ नहीं पढ़ सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुस्लिम समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो अपने त्योहारों को रोड में मनाता ही नहीं है। मुस्लिम समुदाय को छोड़ के बाकी तमाम धर्म के लोग अपने फेस्टिवल को रोड में मनाते हैं। अभी होली पार हुई, क्या हिंदू भाइयों ने घर में वो होली खेल रहे थे या सड़कों पर? दिवाली जब आप मनाते हैं तो क्या आप घर पे दिवाली मनाते हैं कि सड़कों पर मनाते हैं? आप दुर्गा पूजा का पंडाल कहाँ बनाते हैं? आप जागरण कहाँ करते हैं? आप रामनवमी का जुलूस निकालते हैं तो रोड पे सड़कों पर आते हैं या नहीं? लेकिन तकलीफ ये है कि मुसलमान अगर 5-10 मिनट के लिए नमाज पढ़ ले, अच्छा रोड पर क्यों पढ़ता है मुसलमान? इसलिए पड़ता है जब मस्जिद में जो कैपेसिटी है उससे ओवर हो जाए। और ईद और बकरीद मुसलमानों के 2 बड़े पर्व त्योहार है, जिसकी वजह से ओवर क्राउड होता है और कुछ देर के लिए लोग सड़कों पे नमाज पढ़ते। वो कोई परमानेंट ऑक्यूपेंसी नहीं है, वो टेम्पररी लोग नमाज पढ़ते हैं, उसकी भी परमिशन जिला प्रशासन देता है। तो कानून क्या सिर्फ एक ही समुदाय के लिए है? इस सरकार में तो यही देखा जा रहा है कि जो चीज़ें अब तक आप कानून ला रहे हैं, आपने क्या कहा कि हम एनआरसी लाएँगे, तो हम सीएए लेकर आएँगे, हमने सीएए को लागू होते हुए देखा। हम सारे लोगों को सिटीज़नशिप देंगे एक्सेप्ट मुस्लिम। सीएए की बात कही आपने, कहा एक भाजपा के नेता का स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि जिस तरह सीएए के वक्त मुसलमानों को बरगलाया गया विपक्ष पार्टियों के द्वारा, ठीक उसी तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट को लेकर। नहीं, नहीं, अब इसमें स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 2 मीन्स
मेनली कह लीजिए कि अमित हिंदू शाह कम्युनिटी से। अमित शाह खड़ा होकर लोकसभा में बोल रहे हैं कि कोई नहीं, नॉन नहीं। मुसलमानों के अलावा कोई आप दूसरा नहीं आप आप रहेगा। ड्राफ्ट आप ड्राफ्ट निकाल के देख लीजिए, ड्राफ्ट में क्या आया है कि 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है हिंदू कम्युनिटी से होंगे। तो मुझे ये बताइए कि क्या मठों में या हिंदू ट्रस्ट में भी आप मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं? तो बता दीजिए मुझे। आपने तो अपने मठों में और हिंदू ट्रस्ट की डीड में क्लियर मेंशन कर दिया है हिंदूज ओनली। आपने उसमें जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन वो भी नहीं रह सकते, मुसलमान तो दूर की बात है। तो क्या लगता है ठीक है। किस मकसद के तहत ऐसा किया जा रहा है सरकार? मकसद सरकार का सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसको एक वर्ग विशेष को, मेजोरिटी कम्युनिटी को दिखाना है, पोलराइजेशन कराना है, क्योंकि इनकी सारी सियासत जो चलती है वो मस्जिद, मंदिर, शमशान, कब्रिस्तान और इसी तरह से हिंदू मुस्लिम करके चलती है और वो चल रही है। कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट सारा वोट बैंक के लिए है, जीडी एक आप मेजॉरिटी कभी पॉपुलेशन को अपने तरफ रखने के लिए। आपने कहा कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब तक भाजपा 10 सालों से, 11 सालों से हुकूमत कर रही है। 20-22 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिल जानी चाहिए। अगर एक फैमिली में 5 लोग भी है तो मैं समझता हूं कि 100 करोड़ की आबादी इकोनॉमिकली साउंड हो चुकी होती। आप सर्वे कर लीजिए कितनी नौकरियां मिली। आपने कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हम जीडीपी इतनी ट्रिलियन की हो जाएगी। वो कहाँ हवाई फायरिंग हो रही है पता नहीं। वो फायरिंग सिर्फ एक जगह हो रही है, मुस्लिम कम्युनिटी पर, और एक दूसरे समुदाय को दिखाना है कि भाई हम देखो क्या ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसका वोट बैंक उनको हासिल करना है। बस वही कर रहे हैं। एक और मामला सामने में आया है, कहते हैं कि मुस्लिम्स अपने घर की औरतों को बराबर का हिस्सा नहीं देते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी सरकार कह रही है कि हम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस कानून में। तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन से क्या दिक्कत? महिला रिप्रेजेंटेशन से, हाँ, सॉरी माफ करिएगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन। मोस्ट वेलकम। मुझे ये बता दीजिए कि इससे पहले 2013 का वक्फ एक्ट, 1995 का वक्फ एक्ट या पूर्व में जो कानून बने हैं उसमें कहीं ये मेंशन किया गया है कि जो भी सदस्य स्टेट वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ काउंसिल में होंगे वो सिर्फ पुरुष सदस्य होंगे, महिला नहीं होंगे? वहां कहीं पाबंदी लगी हुई है तो बता दीजिए। कहीं नहीं है। इसकी गुंजाइश पहले भी थी। वो सिर्फ उसको ग्लोरीफाइज करके जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम महिलाओं को, उनको अगर इतनी ही, वो महिलाओं को अगर इतना ही सम्मान देना चाहते हैं, उनको भागीदारी देना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ हर अच्छा काम घर से शुरू करना चाहिए। मोदी जी को सबसे पहले अपना काम घर से अगर करना है तो अपनी वाइफ को, अपनी धर्म पत्नी को उसका हक दे दे सबसे पहले। एक और मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। एक चीज और उसमें लाया गया है कि कोई भी अगर नौ मुस्लिम है, नया मुसलमान जो कन्वर्ट होकर आता है 5 साल से, वो 5 जब साल के तक बाद ही 5 वक्फ कर साल सकता है। तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं होगा वो वक्फ नहीं कर सकता। कल आप ये कहेंगे कि जब तक वो 5 साल नहीं होंगे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप ज़कात नहीं दे सकते, आप हज पर नहीं जाने देंगे, हम आपको का पासपोर्ट नहीं बनने देंगे क्योंकि आप 5 साल नहीं हुए। कोई भी किसी धर्म में जब कन्वर्ट होता है इंस्टेंट वो तमाम वो रिचुअल्स फॉलो कर सकता है। एक दलित जब मुसलमान हो जाता है कन्वर्ट होकर तो उसका दलित का रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। तो कानून आपके करनी और कथनी में फर्क है, सीधी सी बात है। आप हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टी के लिए आपके एक कानून है, लेकिन मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टी के लिए एक अलग कानून है। आप इक्वल करना चाहते हैं, आप दोनों के लिए बराबर कर दीजिए ना, आप वो नहीं कर सकते हैं। उसी तरह आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपने अभी इस्लाम कबूल किया है लेकिन आप 5 साल तक निकाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते? ये कौन सा रूल है? दूसरा चीज ये है कि पहले वक्फ सर्वेयर कमिश्नर अपॉइंट होता था वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए, उसको आपने इसमें से हटा दिया। अब ये सारा अधिकार आपने दे दिया है लोकल डीएम और डीसी को। तो आप सोचिए कि ऑलरेडी एक जिला के डीएम पर कितना बोझ होता है, जो एक जिला का कार्यक्षेत्र होता है, बहुत तरह की चीजें होती है। अब ये बताइए कि उस डीसी के पास ये वक्त होगा? कल जब तक उसका एनओसी नहीं मिलेगा हम प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी बाधा है। अब इसमें अफसरशाही हावी हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी वक्फ की प्रॉपर्टी में। इससे पहले कहीं जिला अधिकारियों को या प्रशासनिक अधिकारियों का इसमें कहीं दखल नहीं था, अफसरशाही नहीं थी, वो अब आने वाली है इस वजह से। चलिए एक शॉर्ट में ये बताइए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो शायद बहुत जल्द अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट होने वाला है, ये कानून बनने के बाद आम मुसलमान को इससे क्या नुकसान होगा शॉर्ट में?
मैंने बता दिया किस तरह से नुकसान होने, वक्फ बाई यूजर के जरिए मुसलमानों के अदारे छीनने जा रहे हैं। आप एक नहीं सैकड़ों बाबरी मस्जिद के केसेस आप देखने जा रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए ऑन रिकॉर्ड। क्या ये स्टैंड होने वाला है आने वाले वक्त में मुसलमानों का? देखिए, मुसलमानों का जो बड़ा प्लेटफॉर्म क्योंकि है, आज भी मुसलमानों देखा का गया बहुत जगह जी प्रोटेस्ट बिल्कुल हुआ बिल्कुल है। लोगों में रोष तो है। क्या लगता है इस और प्रोटेस्ट से कुछ फायदा होने वाला है जब देखिए, सदन मुसलमान में आपके खिलाफ आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? आप जिसे अपना रहनुमा मानते थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, मुसलमानों ने अपना भरोसा देखिए, दिखाया, लेकिन उस भरोसे पे खरे नहीं उतरे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ये इस पर ये क्या ये कहेंगे आप? बात तो स्पष्ट हो गई कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, जिन लोगों ने हमेशा से मुसलमानों का वोट लिया और जब जरूरत पड़ती है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा में, उन्होंने हमेशा उस कानून से अपने हाथ खींचे जिससे मुसलमानों का नुकसान होता है। और आज भी वो एक्सपोज हुए, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। हमें ऐसे कोई मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए जो हमारी ईद में आके सेवई खाए। हमने इसलिए आपको लीडर नहीं बनाया है वोट देकर कि आप मेरे इफ्तार में आए, हमसे गले मिले, ईद की सेवई खाए। हमने एमपी एमएलए इसलिए बनाए जहां पॉलिसी मेकर बॉडी है वहां हमारा हिस्सा हर हक हो। विपक्ष के बारे क्या कहेंगे? दमखम के जिन साथ लोगों ने जिन मुसलमानों का लोगों साथ ने दिया। जिन लोगों ने इस बिल का अपोज उद्धव किया, उद्धव ठाकरे ने भी अपोज किया है। बिल्कुल, जिन लोगों ने भी इंसाफ पसंद सियासी पार्टियों ने, अपोजिशन की पार्टियों ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, मुसलमान उनका शुक्रिया अदा करता है। और जिन लोगों ने उस बिल की हिमायत की है और इस बिल को एक कानूनी शक्ल देने में मदद कर रहे हो भाजपा की, आने वाले दिनों में जब यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो मुसलमान उनको हमेशा हमेशा याद रखेगा कि उन लोगों ने किस तरह से धोखेबाजी की, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू। मुसलमानों का एक बहुत नजर तो ऐसा लग रहा था कि खिलाफ जाएंगे सरकार के नीतीश कुमार। हम भी यही उम्मीद कर रहे थे क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेट हर जगह तमाम स्टेट्स के सीएम और बिलखुसूस नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से, हेमंत सोरेन से, तमाम स्टेट गवर्नमेंट के सीएम से, डेलीगेट से, जेपीसी से, सब लोगों से मिलकर उन्होंने अपने एतराज़ात को रखा। अच्छा, जेपीसी ने जितने भी अपने ऑब्जेक्शंस रखे हैं, उसमें एक भी ऑब्जेक्शन, 44 अमेंडमेंट्स ऐसे थे जिसमें ऑब्जेक्शन था, कोई भी ऑब्जेक्शन को नहीं माना गया। जेपीसी के जो सदस्य थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स ने, कई करोड़ मेल मुसलमानों ने किए लॉ कमीशन को और जेपीसी को, उसको कहीं लोकसभा में मेंशन नहीं किया गया कि मुसलमानों की ये भावनाएं हैं। इतने करोड़ मुसलमानों ने, 5.5-6 करोड़ मुसलमानों ने इस पे एतराज जाहिर किया है। आपने कहीं लोकसभा की कार्रवाई में किरण रिजिजू जी ने उसको मेंशन नहीं किया, तो हम किस तरह माने कि आप इंसाफ करना चाहते हैं? वक्फ जो सीधे सीधे तौर पर मुसलमानों से ही सिर्फ जुड़ा है, जब मुसलमान ही इसके खिलाफ है, जिससे जुड़ा हुआ चीज है वही उसके खिलाफ है, तो सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? मैं तो बता दिया सरकार की मंशा क्या है। उनको रूल करना है किसी तरीके से भी, किसी तरीके से भी मोदी सरकार जो है उसको रूल करना है केंद्र में, और वो हर हथकंडा अपनाएगी कि वो इस सरकार को चलाती रहे जिस तरीके से भी। जबकि वो अभी मेजोरिटी में नहीं थे लोकसभा में, उनके जो अलायंस पार्टी थे, वो अगर चाहते तो ये बिल पास नहीं होता। लेकिन ये एक्सपोज हो गए सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, इन लोगों ने धोखेबाजी की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रियाज शरीफ, जिन्होंने अपनी बात रखी है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ये क्या सोचते हैं, और आने वाले वक्त में जो अब साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बहुत जल्द ही ये बिल से एक्ट बनने वाला है। ये एक्ट बनने के बाद मुसलमानों को इससे क्या नुकसान होगा, सीधे अंदाज में रियाज शरीफ ने इस बात को आपके सामने रखा है। तो इसी तरह की खबरें के लिए, इसी तरह के इंटरव्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हम किसी और मौजू पे किसी और शख्स के साथ बहुत जल्द आपके बीच फिर हाजिर होंगे। देखते रहे आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।